हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें 10 MCQs क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, पेपर है आपका 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। जो भी आंसर ठीक हो उसके सामने गोला जो है उसको ऐसे फिल करना है। तो अब आप इन इंस्ट्रक्शन से फेमिलियर हो चुके हो। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं बेटा। और शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और जल्दी जल्दी आप अपना काम कर लो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, उसका वो किससे बनी हुई होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए दिया गया है स्टार्च, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन सेलुलोज, डी ऑप्शन ए और सी दोनों। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सी, सेलुलोज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फलों तथा फूलों में रंग किस लवक के कारण होते हैं, किसके द्वारा जो है दिए जाते हैं, कौन सा प्लास्टिड वो कलर प्रदान करता है। ऑप्शन ए रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट तो हरा रंग देता है, इसमें आंसर रहेगा आपका। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्याज की कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन कपोल कोशिका जो हमारी चिक सेल होती हैं उनमें नहीं होता। तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, कोशिका भित्ति। क्योंकि बच्चों जो प्याज की कोशिका है वो क्या है, वो पादप कोशिका है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। और जबकि जो कपोल कोशिका है वो जो है कैसी है, वो जंतु कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हम लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित विलयन में रख दें तो किस विलयन में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा। अब आकार बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि उसको कौन से में रखना पड़ेगा, अति परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी, ए और बी दोनों, या सम परासरण दाबी। तो उसको रखना पड़ेगा हमें अल्प परासरण दाबी। ठीक है, अल्प परासरण दाबी में रखेंगे तो वाटर जो है इसके अंदर जाएगा और ये फूल जाएगी और ये फट भी सकती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले का आंसर हमारा सेलुलोज, दूसरे का आंसर क्रोमोप्लास्ट, तीसरे का आंसर हमारा ए कोशिका भित्ति, फोर्थ का आंसर रहेगा बी अल्प परासरण दाबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक का उदाहरण है लेकिन एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता। एक कोशिक भी है लेकिन पूर्ण जीव भी नहीं है। श्वेत रक्त कोशिका है, अमीबा है, WBC और अमीबा है और पैरामीशियम है। तो बच्चों ये तो पक्की बात है, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिक होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से जीव हैं। अब अमीबा जिसमें नहीं है, ये देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक बच गया श्वेत रक्त कोशिका, तो ये जो है सिंगल जो है कोशिका है लेकिन पूर्ण रूप से जीव का काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है। बताना है कौन सम्मिलित नहीं है प्रोटीन संश्लेषण में। ऑप्शन ए खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है गाल्जी उपकरण। तो प्रोटीन संश्लेषण में देखिए खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम तो खुद ही फैक्ट्री है और इसमें आंसर, और जो गोल्जी उपकरण है ना बेटा, ये डायरेक्ट सिंथेसिस तो नहीं करता है लेकिन ये जो है संश्लेषण में हेल्प करता है। क्लियर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी हेल्प करता है, इसलिए हमारा ये डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता। हम इसमें जो आंसर आएगा बी आंसर आएगा, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी किसमें होगी। ऑप्शन ए है समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसमें आधे हो जाते हैं कोशिका विभाजन के बाद। जैसे 46 हैं तो क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है,
निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाते हैं? तो आत्मघाती थैली कौन सी है? ऑप्शन ए गाल्जी उपकरण, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी है प्लास्टिड। ठीक है, तो आत्मघाती यानी जो कोशिका है उसको भी एक तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, उसका भी जो है उसको भी एक तरह से ख़त्म कर देते हैं, उपचयन कर देते हैं उसका। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, लाइसोसोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कई बार कोशिकाओं में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिससे कि कोशिका जो है वो डेड हो जाती है, और उसके बाद जो लाइसोसोम के अंदर उपस्थित पाचक एंजाइम हैं वो उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। क्लियर? इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करें। तो अगर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है तो आपका आंसर बी रहेगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है तो आपका आंसर सी रहेगा। डी होगा अगर ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, तो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया है विषाणु वायरस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव है। तो बच्चों विषाणु जो है ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट इसको कोशिका ही नहीं मानते। क्लियर? तो जो विषाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव है, ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, विषाणु केवल अपने जो होस्ट है, मेज़बान है, उसमें जीवित होता है। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक कोशिका जीव है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जब विषाणु जो है वो तभी मल्टीप्लाई करता है, तभी गुणित होता है जब किसी की बॉडी के अंदर हो। जैसे कोरोना है, कोरोना हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद बहुत तेज़ी से गुणित होता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, और अगर बाहर रहेगा तो कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। यही तो बीमारी है। क्लियर? तो ये बिल्कुल ठीक कारण है, लेकिन जो अभिकथन है वो हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए तो उसको बिजली घर कहते हैं। तो ये भी तो बिल्कुल ठीक है और कारण भी बिल्कुल इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये ए आएगा। ठीक है, ए आंसर होगा हमारा इसके अंदर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना है। अब आपका इसका आंसर तो रहेगा डी 9 का और 10 का रहेगा ए, इसको ए कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की जो है असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।